हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल साइंस क्वेश्चन और ये वीडियो का पार्ट नंबर 39 रहेगा। ये जो क्लास है आपका जेएसएससी, सीजीएल, एसआई है, एसएससी और रेलवेज के वेरियस एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन है उसका सोर्स है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर रख लीजिएगा, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे। तो चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, विद द सेम चैनल नेम आपको वहां पे मिल जाएगा। और पीडीएफ का आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, जितना भी मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ उसका पीडीएफ मैं लेटर और सुनर प्रोवाइड करा देता हूँ। और क्लास में अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। और साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा एलोंग विद क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही सारी चीज आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और फर्स्ट टाइम जब विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स इज कॉल्ड, यानी कि पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्पोलॉजी, और उसके बाद है क्रेमेटिस्टिक्स, उसके बाद है साइनोलॉजी और क्रेनियोलॉजी। चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। तो साइनोलॉजी जो होता है वह स्टडी ऑफ होता है डोमेस्टिकेटेड डॉग, यानी कि पालतू कुत्ते का अध्ययन। यह एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आने वाले दिनों में अलग अलग एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो साइनोलॉजी याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को भी क्लियर करते हैं। एक है कार्पोलॉजी, तो कार्पोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, यानी कि सीड और फ्रूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको कार्पोलॉजी बोला जाता है। क्रेमेटिस्टिक्स जो है इसका होता है द स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी कि जो पैसा कौड़ी होता है ना, उसका जो स्टडी किया जाता है उसको क्रेमेटिस्टिक्स बोला जाता है। और क्रेनियोलॉजी में क्या होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ होगा यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी कि ह्यूमन स्कल का स्टडी किया जाता है, लेकिन वेरियस रेस यहाँ पे जो है से ऐड किया हुआ है। वेरियस रेस यानी कि अलग अलग नस्ल का जो स्कल होता है उसका जो स्टडी होता है उसको क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो आंसर इसका सी हो गया। ओके ना, बाकी ये क्वेश्चन रहेगा ह्यूमन स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, जरा ये बताइएगा। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन 2 है नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन एंड गोट नोबेल प्राइज इन 1935। तो 1935 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन का डिस्कवर किए थे। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जो दिया है एक्स्ट्रा है, सिर्फ अगर आपको पता हो कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया है तो आंसर इसका मिल जाएगा। तो जेम्स चैडविक इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। ओके ना, तो आंसर इसका डी है। यही न्यूट्रॉन का खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन आपको पता होगा गोल्डस्टीन थे, और जेम्स चैडविक थे ओके न्यूट्रॉन। ओके, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। जेम्स प्लैंक सब साइंटिस्ट है। प्लैंक कांस्टेंट आपको पता होगा, इसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और फर्मी टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्मी को डिनोट किया जाता है एफएम, चार्ज का रेडियस या एटॉमिक रेडियस में यूज किया जाने वाला एक यूनिट है। और एक फर्मी में आपको 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो 10⁻⁻15 होता है। पेन कुछ दिक्कत कर रहा है आजकल। 10⁻⁻15 मीटर होता है। आंसर इसका डी है, जेम्स चैडविक। तो इस तरह से देख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट था, तो जो पॉजिटिव रेज था उसी को जो है से बाद जो है से प्रोटॉन नाम दिया गया था पॉजिटिव को, और जो नेगेटिव था उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। ओके ना, आपको ये सब पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आंसर इसका डी है, जेम्स चैडविक। विच बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर में कौन सा बोन नहीं पाया जाता है? मेलिस लिखा हुआ है, इनकस है, स्टेपिस है और फीमर है। तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये डी होगा, फीमर। फीमर जो होता है हम लोग का थाई बोन होता है, यानी कि जांग में पाया जाने वाला हड्डी है। ओके, उर्वस्ती इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये जांग में पाया जाता है, न कि ह्यूमन ईयर में। लेकिन ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इस तरफ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं कि आई का कौन सा पार्ट है, कौन जो है से आपका हार्ट का पार्ट है, कौन इसका पार्ट नहीं है, तो छांटने के लिए आता ही है। तो कम से कम जो ये सब चीज आते हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी चर्चा कर लेते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीनों के तीनों जो है से बोन लिखा हुआ है। मेलेस लिखा हुआ है, इनकस लिखा हुआ है और स्टेपिस, तीनों का तीनों जो है बोन लिखा हुआ है। तो ये सब जो है से ह्यूमन ईयर में पाया जाता है। और ह्यूमन ईयर का 3 पार्ट होता है, आउटर ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर है, और उसके बाद इनर ईयर है। मिडिल जो आउटर ईयर होता है वह साउंड को कलेक्ट करता है, और उसके बाद जो है से यहाँ से इसको भेज देता है मिडिल ईयर में, और यहाँ से इसको जो है से और ज़्यादा एम्पलीफाई करके फिर से इनर ईयर को दे दिया जाता है। और यहाँ से आपको एक फ्लूइड होता है जो कि इसमें वाइब्रेशन होता है, और उसके बाद जो है से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है से ब्रेन को भेज दिया जाता है। तो हम लोग को साउंड जो है से परसीव हो जाता है। ओके ना, क्योंकि ईयर जो है से एक परसीव करता है। ओके ना,
आंसर इसका फीमर है। ओके, और फीमर के साथ साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि यह जो है से पूरा जो बोन है हमारा, उसमें सबसे बड़ा बोन यही फीमर है। ओके, इसको याद रखिएगा। और इसका जो मसल होता है वो भी ना सबसे बड़ा मसल होता है पूरा बॉडी में। Which law states that at constant pressure the volume of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature? तो बताइए जरा इसका कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा लॉ होगा। तो आइए देख लेते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको तो पता होगा बॉयल्स लॉ होता है, इसको देख लीजिएगा। V होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का, और V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही बोला जाता है, वो उसमें चार्लिस लॉ होता है। और एवोगैड्रो लॉ जो होता है वो कहता है कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वह नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, यानी कि जितना ही जैसे नंबर गैसेस का मोल ज्यादा रहेगा वॉल्यूम उसका उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स होता है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है। उसके बाद जब सबको कंबाइन किया जाता है तो PV इक्वल टू nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन आता है। जो गैस इसको फॉलो करता है उसको आइडियल गैस बोला जाता है, और जो गैस इस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको आइडियल गैस के श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ओके ना। एवोगैड्रो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना होता है जरा बताइए। आंसर इसका हो जाएगा चार्लिज लॉ। पूछा था ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये चार्लिज लॉ है। एवोगैड्रो कांस्टेंट का आप लोग वैल्यू याद रख लीजिएगा 6.023, अगेन 023 है, और 10 टू पावर आपको 23 हो जाएगा। ये होता है आपका, पेन को क्या दिक्कत हो रहा है आजकल, 10 टू पावर यहाँ पे 23 होगा, इसको देखना पड़ेगा। 6.023 और 10 टू पावर 23 यही होता है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट का वैल्यू। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी में आपको, और यह हीटिंग इफेक्ट पर आपको आता है यहाँ पे। और जूल लॉ ऑफ जो हीटिंग आता है वो आता है H इज इक्वल टू, पेन कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है सॉरी, I स्क्वायर RT होता है ना, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो सारा चीज यहाँ पे क्लियर होगा। चार्लिस लॉ, एवोगैड्रो लॉ और बॉयल्स लॉ सारा क्लियर है, और जूल्स लॉ बता दिया, ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, और जूल SI यूनिट है आपका एनर्जी का। Which of the flowing metal is not correctly matched with its ore? यानी कि ओर से कौन सा मेटल मैच नहीं है। ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिससे मेटल को इजिली और प्रॉफिटेबली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल होते हैं, बट जितने भी मिनरल होते हैं वो ओर नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक मिनरल से आप लोग ओर नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर। और ये सब आप लोग और इस समय देखिएगा जो गंदगी होता है उसको गैंग के नाम से जाना जाता है, अशुद्धि को, यानी कि एक तरह का जो इंप्योरिटीज होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा मेटल का ओर के साथ इसका कनेक्शन सही से नहीं बैठाया गया है। कोबाल्ट है, उसको स्मेलाइट लिखा गया है। उसके बाद ऑरियम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, आई नहीं होगा, ऑरम होता है। या गोल्ड होता है ना, इसको लैटिनम है, यह ऑरियम गोल्ड का यही होता है इसका सिंबल। और कैलवे राइट बोला गया है। और फिर हाइड्रेजाइरम लिखा हुआ है, एजी का लैटिनम है। इसका जो है से और है ग्रीनोकाइट कहा गया है, और एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट कहा गया है। तो कौन सा इसमें गलत है? देखिए यहाँ जो गलत है वह हाइड्रोजाइरम है। हाइड्रोजाइरम का ओर जो है से ग्रीनोकाइट नहीं होता है, या कैडमियम का एक ओर होता है, और एकमात्र ओर है कैडमियम का ग्रीनोकाइट। ओके, तो इसको याद रखिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। सी यहाँ पे गड़बड़ था। हाइड्रोजाइरम जो होता है इसका एक और होता है जिसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ओके, इसको सिनेबार बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मरकरी सिनेबार किसका जो है आयस्क है, तो ये मरकरी का है, हाइड्रोजाइरम का है, पारा का है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे साथ ही साथ कुछ लैटिन नेम भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और मैं जितना भी क्लास लेता हूँ, कभी भी अगर वैसा कुछ मेटल आता है जिसका लैटिन नेम होता है तो मैं वहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ से आई को हटा दूंगा। ऑरियम होता है, गोल्ड होता है, हाइड्रोजाइरम होता है, एजी का, वोल्फ्रम बताया था, टंगस्टन का डब्ल्यू होता है लैटिन नेम, उसके बाद गोल्ड का सिल्वर का अर्जेंटीनम होता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। सोडियम का नेट्रियम होता है लैटिनियम, और पोटेशियम का होता है कैलियम लैटिनियम। तो ये सब कुछ याद रख लीजिएगा। आंसर इसका सी है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनोकाइट जो है एकमात्र ओर है कैडमियम का। सीडी जो होता है कैडमियम के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का अलग अलग इफेक्ट होता है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इसका कौन सा इफेक्ट जो है से आपको
यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग जब पढ़े होंगे, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़े होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल का जो पतला परत होता है वह दूसरा मेटल पर हम लोग ऐसे चढ़ा देते हैं। ओके, इसका बहुत सारा जो है पर्पस होता है, जैसे कि आप लोग को जंग को से बचाना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब इसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है आयरन का ऑब्जेक्ट का जिंक से, तो उसको जैसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, आपको ऐसा पता होगा। तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें जो काम करता है वह केमिकल इफेक्ट काम करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे केमिकल इफेक्ट काम करता है। यहाँ पे मेटल घुलता है और उसके बाद इस पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है। जो बेल आप लोग देखते हैं वहाँ पे क्या काम करता है, बेल, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें इसका मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है इलेक्ट्रिक करंट का। और हीटिंग इफेक्ट का तो बहुत सारा काम देखे होंगे, जितना भी बल्ब है सब चलता है, वैसे हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। आंसर इसका भी है केमिकल इफेक्ट। चलिए, और इलेक्ट्रिक करंट का जो आप लोग देखिएगा एक और भी यूज है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, वहाँ पे जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट इसका काम करता है। जैसे कि चारों तरफ आपको पता होगा कि इस तरह का कुंडली होता है, सोलेनॉइड इसको बोलते हैं, इसमें आयरन कोर को रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर को, तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है इलेक्ट्रिक करंट का। आंसर इसका बी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है अगर देखिएगा यूनिट में, तो मीटर, सेकेंड, एम्पियर या फिर ओम। तो ओम जो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। देखिए, जो भी क्वांटिटी ओरिजिनल है तो उसको फंडामेंटल बोला जाता है, और उससे जो बनाया गया उसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इससे डेराइव्ड यूनिट है ओम, यह फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। अगर फंडामेंटल बेस यूनिट्स देखिएगा तो टोटल 7 है, नंबर को याद रखिएगा, टोटल 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है, जिसमें लेंथ आता है SI, इसका मीटर होता है, मास आता है इसका 7 kg होता है, टाइम होता है सेकंड में, टाइम सेकंड में होता है, मिनट या फिर आवर मत बोलिएगा। टेम्परेचर का केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, जिसको सिंबल होता है एम, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो यही 7 के साथ जो है से आपको सतबहनी है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 7 हो गया। तो इसमें जो ओम था वह ऐसे एक मूल मात्रक यानी कि एक फंडामेंटल बेस यूनिट नहीं है। तो यह क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। ओम आखिर कहाँ से निकल कर आया है? तो ओम का जो नियम है वहीं से ओम निकल कर आता है। V = IR होता है ना। तो R = क्या होगा, V/I होगा। क्लियर है। वोल्ट का क्या होता है, जो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, और ये जो I होता है इसका यूनिट अभी एम्पियर बताया था। तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है ना, उसी को ओम कहा जाता है। इस तरह से सिंबल इसका दिया जाता है ओम ना। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। क्लियर। यह रेजिस्टेंस का एक यूनिट है, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, इसको फंडामेंटल यूनिट नहीं कहा जा सकता है। गैमेक्सिन है, DDT है और ब्लीचिंग पाउडर है। ये सब किसके कंपाउंड है? क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का या फिर फॉस्फोरस का। तो इसका आंसर क्लोरीन होगा। अगर गैमेक्सिन से पता नहीं चला होगा, DDT से पता नहीं चला होगा, ब्लीचिंग पाउडर को पढ़कर तो पता चल गया होगा कि यह जो है क्लोरीन का यूनिट है। आपको कितनी बार पढ़े होंगे कि क्लोरीन, ऐसे भी कोई हॉर्न बजाता है भाई। तो क्लोरीन आप लोग गैस पढ़े होंगे कि इसको जो है से पानी, जो पीने का पानी होता है उसको स्वच्छ करने में यूज इसको किया जाता है। तो क्लोरीन गैस होता है। तो वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर को देखिएगा तो वहाँ भी जो है से आपको क्लोरीनेटेड उससे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से भी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आइए सबका देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो मैं यही लिख दूंगा। गैमेक्सिन को देख लीजिए, इसको बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट में BHC भी कहा जाता है। तो BHC का कभी फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्ट में BHC बोला जाता है। C6H6Cl6 इसका फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है। और DDT का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ देते हैं। इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बोला जाता है। ट्राइक्लोरो लास्ट में इथेन होता है, ध्यान रखिएगा, मीथेन नहीं होता है ना, ट्राइक्लोरो इथेन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इथेन, कभी कभी ENE लगा देगा, बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक होता है, तो ये डबल बॉन्ड वाला बन जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ध्यान रखिएगा, इथेन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का तो फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख दूंगा। चलिए आज इसका ना कैसे बनता है ये भी बताते हैं, क्योंकि रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो नाम और स्ट्रक्चर पूछते हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का आपका इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और इसका बनाने का मेथड होता है वो भी। तो शुष्क बुझा हुआ चूना बोला जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
इसमें आप लोग जो है क्लोरीन गैस अगर इसको देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर देते हैं तो यह ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो यही इसका प्रोसेस होता है। ये आपका बुझा हुआ चूना है यानी कि स्लेक्ट लाइम है। आंसर इसका ए है। और नाइट्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड है अमोनिया। तो अमोनिया में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और फास्फोरस पता होगा आपको, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस नॉर्मली जलने लगता है। फार्मूला इसका P4 होता है फास्फोरस का। आंसर इसका ए है। और सल्फर का फार्मूला आपको दो फॉर्म में मिलेगा, S6 और S8। S8 जो होता है सो रिंग होता है, S6 जो होता है इसका चेयर फॉर्म होता है। तो सब चीज डिटेल में आपको समझा दिया। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन है, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, मेंडल, डार्विन या फिर आइंस्टाइन? आंसर इसका डार्विन होगा ना। डार्विन जो थे वही दिए थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। फादर ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड, तो वो जो है डार्विन है। और इनका एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रखिएगा, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया बुक है, तो बहुत फेमस है। मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपसे पूछे आनुवंशिकता का पिता, तो वह मेंडल को बोला जाता है। यह अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के पौधा का यूज किए थे। और अगेन मटर का आप लोग साइंटिफिक नेम लिखिए, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं जनरल साइंस में। और आइंस्टाइन तो पता होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस है, यानी कि E=mc², इसके लिए फेमस है। और न्यूटन तो पता होगा, इनका लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ मोशन दिया गया था न्यूटन के द्वारा, लेकिन लॉ ऑफ जो फ्री फॉल था वह दिया गया है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ये सब याद रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ जो फ्री फॉल है वह जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, लेकिन यह गलत बात है। यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया है लॉ ऑफ फ्री फॉल। ओके, ग्रेविटेशन का खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा, फ्री फॉल का नहीं। ओके ना। गैलीलियो गैलीली जो इटली का में जो पीसा का झुकी मीनार है वहीं से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अलग अलग जो वेट होता है, मतलब मास बोल सकते हैं, उसका पत्थर गिराते थे और सब जो है एक ही साथ गिरता था। तो वहां से बताया था लॉ ऑफ फ्री फॉल उनके द्वारा जो है डिराइव किया गया था। आंसर इसका सी है डार्विन। याद रखिएगा, यह जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सॉरी, या फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। और इनका बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जेनर डायोड्स आर यूज्ड इन, तो पहले तो आपको टर्म क्लियर होना चाहिए कि डायोड क्या होता है। तो डायोड एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है ये तो आपको पता होगा, कि जो को करंट को जो है हल्का हल्का फ्लो करने देते हैं, न कि नहीं मरने देते हैं, नहीं जीने देते हैं, यानी कि घुटा घुटा कर मारते हैं, उस तरह का समझ लीजिएगा डायोड होता है। तो सेमीकंडक्टर होता है, मूल रूप से यह जो है सिलिकॉन से बना होता है, लेकिन जर्मेनियम भी इसमें यूज किया जाता है। तो डायोड होता है कुछ इस तरह से चीज, देख लीजिएगा। डायोड, अच्छा डायोड अगर टर्म को मैं क्लियर करूं, डाई मतलब होता है ना टू, और ओड्स का मतलब होता है ना इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। अब दो इलेक्ट्रोड में आप लोग इसको देख सकते हैं, कैथोड है, एक एनोड है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड पाया जाता है। और इसका ना डायोड का एक कॉन्सेप्ट होता है, यह इलेक्ट्रिक करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। यानी कि डायोड अगर इस तरह से है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्लस से माइनस होता है, तो इधर से नहीं होगा। नॉर्मल अगर तार देखिएगा तो आप लोग तार क्या है, इधर जुड़ते हैं तो लाइन इधर से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है, और इधर से कीजिएगा तो भी कनेक्ट हो जाता है। लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होगा, उल्टा अगर लगा दीजिएगा तो काम ही नहीं करेगा। ओके, तो डायोड का यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। जेनर डायोड्स के बारे में था कि इसका यूज कहाँ होता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज किया जाता है। जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। 10th में तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 में डायोड पढ़ना था। ओके ना, आंसर इसका बी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? एसआई सिस्टम में आपसे पूछा गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। ओके, तो इसको ना एक क्वेश्चन, एक जनरल साइंस का आपको लेक्चर ज़्यादा नीचे नहीं मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिएगा। एक जनरल साइंस का वीडियो होगा जिसका थंबनेल होगा हाउ मेनी। उस लेक्चर को ना आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा। ओके ना, हाउ मेनी करके होगा। उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होता है, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत बार पूछा गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एसआई सिस्टम में आपसे पूछा गया है कि वैल्यू क्या होता है। 1.38 सब में होता है, तो 10⁻⁻23 या फिर 23, ये तो होगा ही नहीं, दो को आपको पहले बताया था। तो जो सही इसका वैल्यू होगा 1.38 × 10⁻⁻23। आंसर इसका सी है।
चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक नीचे कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि प्योरली यह हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना है, तो इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं आप लोग, कह सकते हैं, है ही। तो इसका IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये नाम होता है सिस्टम। तो IUPAC नेम आपको बताना है। तो कैसे इसका करते हैं, याद है चला IUPAC सिस्टम कैसे करते थे, याद है। सबसे पहले जो रूल है वह आइडेंटिफाई करना होता है कार्बन, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर देखिएगा तो यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और नंबरिंग भी आपको करना होता है, तो आपको इस तरह से नंबरिंग करना होता है ताकि जो ब्रांच है, यहाँ पे आपको ब्रांच देखने को मिल रहा है, ये सब CH3 और C3 इसमें ब्रांच है, यानी कि मेन चेन से कहीं से अगर कुछ अगर हटता है, यानी कि कोई कंपाउंड मतलब बोल सकते हैं कि स्पेसिस जुड़ता है, तो उसको ब्रांच कहा जाता है। तो ये सब ब्रांच है। और जब भी नंबरिंग आप लोग करें तो ध्यान रखिएगा ब्रांच आपको नियरेस्ट मिलना चाहिए। इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 ब्रांच 3 पे मिलेगा, लेकिन अगर इधर से करते हैं तो ब्रांच 2 पर मिलेगा। तो नंबरिंग आपको इस तरह से करना होगा। ओके, तो 1 2 3 4 हो गया। देख लीजिए 2 पे क्या है, C3 को मिथाइल बोला जाता है। अल्काइल ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्काइल का, CnH2n+1 होता है ना, अल्काइल ग्रुप का यह फॉर्मूला होता है। तो CH3 एक अल्काइल है, ओके ना, मतलब अल्काइल ग्रुप से है। और पहला मेंबर को क्या बोलते हैं, तो मिथाइल बोलते हैं। तो मिथाइल मिथाइल मिलकर डाइमिथाइल बन गया, लेकिन यह है किस पर, तो 2 पर है। तो 2 डाइमिथाइल हो गया, बाकी तो ऑप्शन आपको ऐसे ही कट गया। तो 2 डाइमिथाइल हो गया। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका हो जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोला जाता है। क्लियर है ना। तो इसको देख लीजिएगा, IUPAC नेम आपसे कभी कभी पूछ देते हैं। तो यह बिहार पुलिस का कांस्टेबल में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके ना। और स्टेट में जो एग्जाम होते हैं आपका, उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका अगेन नेम हो गया 2 डाइमिथाइल। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 2 पे था, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद 4 कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट किया जाता है। अगेन इस कार्बन को आप लोग काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल में ऐड हो चुका है। और नंबरिंग हमेशा लोवेस्ट होना चाहिए। कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आए, या फिर बोल सकते हैं कि आप लोग का कोई अगर ब्रांच आ रहा है, तो उसका नंबरिंग लोवेस्ट होना चाहिए, यानी कि नजदीक पढ़ना चाहिए जब भी आप लोग नंबरिंग करें। ओके ना। इधर से करने पर 3 पे पढ़ रहा था इधर से, और इधर से कर रहा था तो 2 पे पढ़ रहा था। तो ये वाला को हम लोग प्रेफर किए, उधर वाला से नहीं किए। क्लियर। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसका जरा IUPAC नेम आप लोग बताइए जरा, HCOOH। इसका IUPAC नेम क्या है, और एक CH3COOH। इस दोनों का IUPAC नेम बताइए। दोनों एसिड है ना, इसको बताइए IUPAC नेम। चलिए इसको बताता हूँ। इसको ना मिथेनोइक एसिड बोलते हैं और इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। एक एंट में पाया जाता है और ये वाला विनेगर में पाया जाता है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंट तो आप लोग पढ़े होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ का। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज इक्वल हुज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। उतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, आपको हल्का लगेगा। आइए इसको समझाते हैं आपको अच्छे से। तो आइए देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फाइनल जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट निकल कर क्या है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इस तरह का फॉर्मूला दिया जाता है, H/P बोला जाता है। और P क्या है, मोमेंटम। और ये किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी का। क्लियर है। तो मास इंटू वेलोसिटी इसको आप लोग देख लीजिए। तो लैम्डा है यहाँ पे, इसको वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है। तो H/ जो है से mv लिखा जाता है। H जो है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो आपको बताया था, दिमाग में थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, फिर से बता दूंगा। तो H/mv होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से है कि यहाँ पे कुछ बोला है, ध्यान से देखिएगा कि हुज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। यहाँ पे जो वेवलेंथ है क्या है, वेवलेंथ है वह जो है से इक्वल है। तो किसका वेलोसिटी जो है से ज़्यादा होगा, क्वेश्चन आपसे ही है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ना। वेवलेंथ इक्वल है। ओके, आइए देख लेते हैं वेवलेंथ इक्वल है। देखिए एक तो यहाँ से अगर देखा जाए ये तो दोनों का बराबर है। तो यहाँ सिंपल सा कहानी है मास इंटू वेलोसिटी का। क्लियर है। और एच भी जो प्लांक्स कांस्टेंट है, ए भी जो है कांस्टेंट है 6.62। इसका वैल्यू बताता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा जरा। 6.62 10⁻34। अगेन यहाँ पे -34 होता है। और जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं होता है ना, जूल पर सेकेंड वाट हो जाएगा। तो यह क्या होता है, जूल सेकेंड, यही वैल्यू होता है, इसको याद रखिएगा। तो आइए इसका न्यूमेरिकल को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं भी डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाला कांस्टेंट था, ये वाला कांस्टेंट था। ओके ना। तो इसको अगर हम लोग निगलेक्ट कर लें तो mv इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mv इक्वल टू 1 आ जाएगा। आइए देख लेते हैं।
उसका वेलोसिटी यहाँ से देख लीजिए जो आएगा वह आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास यहाँ पे ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। क्लियर है? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। तो यहाँ से तो यही निकल कर आया, एम बी इक्वल टू 1 आया ना, इसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एच और इसका जो है कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? तो सीधा कहानी हमको इसी दोनों पर करना होगा। तो आइए अगेन देख लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, आपको फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आया था वह आया था, मास जो आया था वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आया था। क्लियर? अब यहाँ सॉरी वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी जो आया था वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया था। पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सॉरी, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, जो प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वह कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का 2000 टाइम्स होता है। ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी जो है से कम होगा। ओके, और दो ही के चर्चा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है मास कम होता है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आंसर इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, या फिर दिक्कत तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में इसको समझा दिया आपको ना। यहाँ से इसको और इसको कांस्टेंट रख दीजिएगा तो एम बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। एक्चुअली मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो है कम होता है प्रोटॉन की तुलना में, इसीलिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। यही होता है प्लांक्स कांस्टेंट जो सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इसका फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल भी अगर फ्यूचर में दे दे आपको किसी एग्जाम में तो आप छोड़कर मत आइएगा। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू बता दिया था 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड। Which of the flowing atoms ions does not contain unpaired electrons? तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका देखिए ना, आपको निकालने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो अगर बनाइएगा तब जाकर पता चलेगा। तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट पता रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। O2 याद रखिएगा 2- तो O2 जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स है 2- है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, O2 2- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगेन यहाँ पे डज नॉट लगाया गया है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि देखिएगा Cl-। ओके, ये क्वेश्चन था क्लास 9 का, टेक्स्ट बुक उठाइएगा। तो Cl-, तो इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन था कि इसमें का जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना होना चाहिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो Cl- आखिर बनता कैसे है? तो यह कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तब जाकर जो है यह माइनस इस पर चढ़ा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ तब जाकर ये माइनस चढ़ा। जो बेसिक डेफिनेशन मेटल और नॉन मेटल का पढ़ाया गया था वही था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे कि Na+ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। और नॉन मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से लेता है और उसके बाद निगेटिव आयन बनाता है। आपको इसमें इफ इनवर्स नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जिस पर यह जाता है उसको निगेटिव कर देता है। इस तरह से यह देखिएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको माइनस कर दिया। तो इसका एटॉमिक जो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होता है तो 18 हो गया। तो अगर 2n² फार्मूला से अगर इसको किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 288 आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 8 होगा। तो इस तरह से चीज़ मैं इसीलिए बताया कि कभी भी प्लस या माइनस आप लोग देखते हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट किया है या तो कहीं से एक्सेप्ट किया है। उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर है? उसको ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे सोडियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है, तो उतना ही प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें जो एक डोनेट कर दिया तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसमें 10 ही बचेगा। क्लियर है ना? तो इसका 2 8 उसके बाद जो है 8 जो हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड या हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सोडियम का, अगर निकाल दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से तो। क्लियर है? आंसर इसका सी हो गया। 15 है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ऐसे देखिए ग्रेफाइट है, डायमंड है, और उसके बाद फ्लोरेंस भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, जिसका C60 स्ट्रक्चर होता है। ओके, पता होगा C60 60 फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का।
तो सब जो है प्योर फॉर्म ही है, लेकिन उसमें भी सबसे अगर प्योर आपसे पूछे तो आप लोग का आंसर डायमंड होना चाहिए। ओके, तो डायमंड जो है सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। तो अगर एक मेटल या बोल सकते हैं कि कोई भी एक पदार्थ या सब्सटेंस है नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद होता है तो उसको जो है एलोट्रोप्स बोला जाता है। तो कार्बन का 3 एलोट्रोप्स आपको पढ़ाया गया था, ग्रेफाइट था और उसके बाद डायमंड था और फुलेरिन था। तो 3 पाया जाता है कार्बन का और बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। और डायमंड तो आपको पता होगा, इससे हार्ड पदार्थ कुछ नहीं है धरती पर। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का आउटरमोस्ट सॉलिड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, और यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना ग्रेफाइट में, एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहता है, बॉन्ड नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो समझते हैं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो गया तो समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र के बारे में बोला गया है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस जो है सम्मिलित नहीं होता है? प्रिसिपिटेशन है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, मूवमेंट है। तो आंसर तो इसका डी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। संचलन जो है से वाटर साइकिल में नहीं आता है। जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं, इसमें ट्रांसपिरेशन होता है, प्रिसिपिटेशन भी आपको देखने को मिलेगा और इवेपोरेशन भी होता है। क्लियर? तो सब होता है एक्सेप्ट यहाँ पे मूवमेंट। मूवमेंट मतलब संचलन होता है, ये कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है मैं क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, इसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। और इवेपोरेशन टर्म्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वेपर। लेकिन यह जो होता है बिलो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे यह बिलो होता है। तो अगर कोई वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, उसके बाद जो है सो वो क्या होता है और उसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, यानी अगर वाटर के बारे में बात करें तो नदी तालाब का पानी जो होता है, समुद्र का पानी, वह जो है से अगर इवेपोरेट हो रहा है यानी कि वाटर से वेपर बन रहा है तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट से होता है? नहीं, उससे नीचे ही होता है। जैसे ही सन का लाइट पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, तो इसको इवेपोरेशन कहा जाता है, यानी कि कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट अचीविंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उससे नीचे होना चाहिए। तो ये सब होता है। ट्रांसपिरेशन हो गया, आपको प्रेसिपिटेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, यहाँ तक कि इसमें कंडेंसेशन भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है संघनन, लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस भी होता है। या यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंसेशन, छिपा हुआ था। आंसर इसका डी है। 7 देखिए कोवालेंट कंपाउंड्स। कोवालेंट कंपाउंड के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि संयोजिक यौगिक यानी कि सहसंयोजक यौगिक। आप लोग पढ़े होंगे कोवालेंट कंपाउंड के बारे में, उसी के बारे में है। तो उसका जो है क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एटम से बना होता है, मेटल और नॉन मेटल से, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्ड एटम्स, या फिर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर। सारा का सारा स्टेटमेंट गलत है, आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके भी जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वही कोवालेंट कंपाउंड बनता है। जितना भी लक्षण दिख रहा है ना ए, बी और सी, यह सारा का सारा आयोनिक कंपाउंड का लक्षण है। यानी कि आयनिक यौगिक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, आयनिक यौगिक चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स में, और कोवालेंट बॉन्ड पढ़े होंगे और कंपाउंड भी लेसन नंबर 4 में। तो आइए थोड़ा सा लेके चलते हैं कोवालेंट बॉन्ड और आपको आयोनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वह आयोनिक कंपाउंड होता है और इसको कोवालेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो आयनिक कंपाउंड होता है, और ये लिक्विड गैसेस और सॉलिड भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको लिक्विड्स और गैसेस ही मिलेगा कोवालेंट कंपाउंड, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका लो होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी करता है लिक्विड में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आयोनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ऐसे नहीं करता नॉर्मल सॉलिड स्टेट में, लेकिन लिक्विड स्टेट में यानी कि मोल्टन स्टेट में कर देगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन है यानी कि चार्ज पार्टिकल है, और जब ये घुला हुआ रहेगा लिक्विड स्टेट में रहेगा तो चार्ज पार्टिकल इधर से उधर मूव कर सकता है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी को यह कंडक्ट कर देगा। लेकिन ये नहीं करता है, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता है। उसका वाटर में सोल्यूबल यहाँ पे देख लीजिएगा, मोस्ट है हाई सोलिबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड होता है वह बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए जी, घर में नमक होगा ना, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, लेकिन ये सब सोल्यूबल नहीं होता है। उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर, तो यस करता है इसका नॉट यूजुअली, नॉर्मली यह नहीं होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लिक्विड यानी कि मोल्टन स्टेट में बोल सकते हैं, या फिर वाटर का जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें दोनों में यह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कोवालेंट कंपाउंड ऐसा नहीं होता है। आइए एक कोवालेंट कंपाउंड के एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहाँ से शेयरिंग है, देखिएगा यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो यहाँ पे
6 हो गया या, तो यहाँ पे 6 हो गया, एक कार्बन का यहाँ पे 2, तो 8 हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया। तो इस तरह से आपको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो गया, तो यह कंपाउंड बन गया। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि आप लोग देखिएगा जो आयोनिक कंपाउंड होता है इस तरह से कुछ नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो क्या होता है, सोडियम से क्लोरीन के पास जो है से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इस पर प्लस चार्ज चढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, और इस पर माइनस चार्ज चढ़ता है, तब जाकर यह कंपाउंड बनता है। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्ड एटम्स। यानी कि देखिए शेयर किया हुआ है, कार्बन कार्बन के साथ किया हुआ है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके यह एक बॉन्ड बना हुआ है। और एक कंपाउंड जो है से यह एक जो यह C2H2 है, यानी कि यह इथाइन का यह फॉर्मूला है ना, CnH2n-2। तो शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्ड एटम्स हो गया। बाकी सारा जो लक्षण है वह आयोनिक कंपाउंड का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन या फिर ग्लाइकोजेन है। तो आइए देख ही लेते हैं भाई। देख लीजिएगा यहाँ पे जितना आप लोग देख रहे हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसके बाद ग्लैक्टोज है, ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है यह सब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। माल्टोज है, सुक्रोज, लैक्टोज है, उसके बाद और भी सारी चीज़ आपको ग्लाइकोजेन यहाँ पे देखने को मिल गया ना। तो सब जैसे कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, कुछ मोनोसैकेराइड होता है, कुछ डाइसैकेराइड होता है, और कुछ आपको ओलिगो और पोली भी देखने को मिलेगा। तो सबको रीड कर लीजिएगा। मोनो मतलब एक आपको शुगर होगा, और डाई मतलब 2 होता है, उससे ज़्यादा ओलिगो होता है मतलब 10 तक, और 10 से ज़्यादा पोली हो जाता है। तो ये सब कुछ रीड कर लीजिएगा ना। तो कभी कभी मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल पूछ देता है, छाटने के लिए दे देता है कि कौन इसमें जो है मोनोसैकेराइड है या कौन डाइसैकेराइड है। तो 3 वाला कम से कम याद रखिएगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो जी याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और उसके साथ एक और जी से आपका गैलेक्टोज भी हो गया। तो जी जो है क्या है, यह एक मोनोसैकेराइड में आता है। तो आंसर इसका ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन जो आपको देखने को मिलेगा यह एक नाइट्रोजन का यह कंपाउंड है, ठीक है ना, शुगर नहीं है, इसमें एक अमोनिया का यह कंपाउंड है। इसको याद रखिएगा, जो ग्लाइसिन है ये एक अमोनिया का कंपाउंड है, न कि आपको कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। द शाइनिंग इन द वाटर बबल इज ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन। तो ये जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप लोग देखे होंगे जो बुलबुला आप लोग को निकलता है तो उसमें साइन होता है, तो वह पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला बोला जा रहा है, साबुन का बुलबुला नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर साबुन का बुलबुला बोलेगा तो उसका आप लोग इंटरफियरेंस आप लोग टिक लगाइएगा ना। अगर आएगा कि पानी का बुलबुला अलग अलग कलर जो दिखता है वो किस कारण दिखता है, तो वह जो होता है तो वह इंटरफेरेंस, हिंदी में इसको व्यतिकरण बोलते हैं, व्यतिकरण, उसके चलते वह दिखता है साबुन का बुलबुला। ओके ना, उसका जो झाग देखिएगा वो बनता है, उसके बाद बुलबुला आप लोग बनाइएगा तो इंटरफेरेंस के चलते कलरफुल दिखता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको पानी का बुलबुला बोले तो वह जो होता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। तीसरे से एयर बबल बना हुआ है, और मान लेते हैं कि ना पानी का बुलबुला मतलब एयर बबल यहाँ पे है, जिससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यह पानी का नहीं है। पानी के अंदर ये जो सरफेस है वाटर का ही होता है, इधर आउटर सरफेस इस तरह देख सकते हैं जो इसका सरकमफेरेंस है, अंदर में एयर भर जाता है, तब जाके यह पानी का बॉल बनता है। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से यह चमकता है। तो इसका रीजन आप लोग याद रखिएगा। ये भी बता दिया आपको कि जो सोप का बबल होगा वह अगर चमक रहा है अलग अलग कलर में तो वह इंटरफेरेंस के चलते होता है। और बाकी मृग तृष्णा आप लोग पढ़े हैं ना, माइरेज, MIRAG, माइरज, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते ही होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेन कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है आज। आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको चेंज करते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इट इज रिवर्जिबल चेंज, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस, चेंज इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। देखिए केमिकल चेंज जो होता है वह एक रिवर्जिबल चेंज नहीं है। यही सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है केमिकल और फिजिकल चेंज में, सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि इसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, यह आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई मिल्क है उसे आप लोग कर्ड बना दिए, अगर मैं बोलूँगा कि कर्ड से फिर से मिल्क बना दिए तो क्या हो पाएगा, तो जी नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये सारा जो लक्षण जो दिखता है ना, यह केमिकल चेंज का होता है, फिजिकल चेंज का नहीं होता है। तो एक रिवर्जिबल चेंज नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत था, तो यही इसका आंसर हो गया। लेकिन क्या होता है, एनर्जी का टेक्स प्लेस होता है, बिल्कुल सही है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एटम होता है उसके भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पदार्थ ही चेंज हो रहा है। H2 + O2 मिला दीजिए भाई, क्या कीजिए, H2 + O2 जो है
मिला दीजिए, क्या बन गया, H2 बन गया। H2 का स्ट्रक्चर जो है H2 और O2 दोनों गैसीय स्टेट में है, लेकिन H2 लिक्विड स्टेट में है। तो इसका देख सकते हैं जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है एटम के बीच में वह बिल्कुल ही चेंज हो गया। जब वाटर बन गया हो तो क्या होगा, वाटर में जो होता है एटम जो पास पास हो जाता है, जबकि जो गैस होता है उसमें एटम दूर दूर होता है ना, और न्यूड प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ही। तो सारा ऑप्शन क्लियर कर दिया, आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस दिया गया है। ओके, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके ना, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके। विडाल टेस्ट इन ह्यूमन ब्लड शोज द इन्फेक्शन ऑफ, तो विडाल टेस्ट तो किया जाता है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है ना। और इलिसा टेस्ट जो होता है भाई, इलिसा टेस्ट जो है वह किया जाता है एड्स के परीक्षण के लिए। ओके, तो विडाल टेस्ट जो ह्यूमन ब्लड में किया जाता है वह किसका इन्फेक्शन को दिखाता है, तो यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड जो होता है वह एक बैक्टीरिया के चलते होता है। ओके ना, टाइफाइड बुखार तो यह किसके चलते होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के चलते होता है। तो इसको याद रखिएगा, और इसके चलते जो है आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था। साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसका एक बैक्टीरिया है, विडाल टेस्ट में इसी का टेस्ट किया जाता है। ओके, आंसर इसका डी है। ओके ना, बाकी एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है डायसेंट्री के चलते, डायसेंट्री होता है इसके चलते। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को याद देखिएगा टीबी का है, और राइनो वायरस एक तरह का ये वायरस होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे जो पार्ट नंबर 38 था उसमें आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। वहाँ पे नहीं बता पाया था क्योंकि स्लाइड लेट हो गया था, आपसे चर्चा किया था। तो सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके ना, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका जो है वैल्यू होता है सोलर कांस्टेंट का। आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है सोलर कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, कहीं से मैं सीधे गूगल से इसको उठाया हूँ। तो सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकेंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द परफेक्टली ब्लैक सरफेस। कोई एक परफेक्टली ब्लैक सरफेस है तो उस पर सोलर एनर्जी यानी कि सन का लाइट जो परपेंडिकुलरली कितना गिर रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, कितना है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन, यानी कि मीन डिस्टेंस जो है मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन। आपको मीन डिस्टेंस लेना होता है क्योंकि सन और अर्थ का तो डिस्टेंस आप लोग टाइम टू टाइम घटते बढ़ते रहता है। तो मीन डिस्टेंस से लेकर जो वैल्यू निकालते हैं तो वही सोलर कांस्टेंट होता है, यानी कि सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय एरिया इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये होता है सोलर कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से इसका देखिएगा तो सोलर एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा, इसका ऐसे निकालिए जरा। इसका आता है सोलर एनर्जी रिसीव्ड तो जूल आ जाएगा, यहाँ से नीचे एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये टाइम है तो टाइम का भी असाइनमेंट होता है आपका सेकंड बताया था। तो ऊपर जाके क्या हो गया जूल पर सेकंड हो गया, और नीचे पर मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि यह पर मीटर स्क्वायर था तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जूल पर सेकंड को बताया था कि इसको वाट बोला जाता है। ओके ना, क्योंकि आपको बताया था कि P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम पेट, आपको याद करवाया था। तो वाट पर मीटर स्क्वायर बन गया ना, जूल पर सेकंड वाट बना, और मीटर स्क्वायर जो है पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो लगभग इसको जब कैलकुलेट किया जाता है एनर्जी को तो 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर आता है। यूनिट इसका जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, लेकिन वाट पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि जूल पर सेकेंड जो है यूनिट है यह वाट का, तो इसको वाट में कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया, और 1.4 यहाँ पे किलो जूल इसको बोला गया है। ओके ना, तो 1.4 किलो जूल भी इसको बोल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, इसको किलो जूल में है, यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर में है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है तो आपसे कुछ अपेक्षा रखेंगे जो कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम।